सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 1, भाषा और उसके रूप। पाठ 2, स्वर वर्ण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। आज इस व्याख्यान में हम पाठ 1, भाषा और उसके रूप तथा पाठ 2, स्वर वर्ण की दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 1, भाषा और उसके रूप को जानते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं। भाषा मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। क्या बोला मैंने? मनुष्यों के बीच बातचीत का एक सरल साधन है। क्या? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं। सबसे पहला मौखिक भाषा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। दूसरा है लिखित भाषा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है रिटन लैंग्वेज। तो भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के 2 रूप हैं। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। अब हम पहले मौखिक भाषा को जानते हैं। यहाँ चित्र देखिए आप, 2 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में क्या हो रहा है? आयुष और प्रणव अपनी बात एक दूसरे से कह रहे हैं। और दूसरे चित्र में देखिए, नेहा अंशु से टेलीफोन पर बातें कर रही है। तो यहाँ पर कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? मौखिक भाषा, क्योंकि ये बोल कर रहे हैं। तो देखिए, ये सभी लोग बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे की बात सुनकर समझ रहे हैं। भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। तो इन चित्रों में एक बोल रहा था और दूसरा उसे क्या कर रहा था? सुनकर समझ रहा था। तो यह कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं मौखिक भाषा के। कक्षा में अध्यापिका का पढ़ाना। जब कक्षा में अध्यापिका पढ़ाती है तो वो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। नेताजी का भाषण देना, वो बोलकर भाषण दे रहे हैं नेताजी, तो ये कौन सी भाषा है? मौखिक। 2 मित्रों की बातचीत, 2 मित्रों के बीच में बातें जो होती है वो कौन सी भाषा है? मौखिक, क्योंकि एक इसमें बोलता है और दूसरा उस बात को सुनकर समझता है। तो यह कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। अब अगला देखते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा के 2 चित्र दिखाए गए, देखिए लिखते हुए। तो देखते हैं पहला चित्र में क्या हो रहा है? अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। क्या हो रहा है? अध्यापिका लिख रही है और बच्चे उसे पढ़कर समझ रहे हैं। और दूसरे चित्र में देखिए, ईशान के द्वारा लिखा पत्र नानी जी पढ़ेंगी। तो यहाँ ईशान ने नानी जी के लिए पत्र लिखा, जिसे नानी जी बाद में पढ़ेंगी। तो जो यहाँ पे एक लिखने का काम हो रहा है और दूसरा उसे पढ़कर समझ रहा है, वह कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। देखिए, यहाँ अध्यापिका और ईशान लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, है ना? और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझ रहे हैं या समझेंगे।
भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। चलिए अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे परीक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखना। जैसे परीक्षा होती है तो बच्चे प्रश्नों के क्या लिखते हैं? उत्तर लिखते हैं, और टीचर उसको पढ़कर समझती है उस उत्तर को। और दूसरा, किसी को पत्र द्वारा अपनी बात कहना। अगर आप पत्र लिख रहे हो तो उसमें क्या होता है? अपनी बात को कह रहे होते हो। तो ये कौन सी भाषा प्रतीत होती है? लिखित भाषा। अगला देख। तो हमारे देश में बच्चों अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती आदि। आपके भी घर में कुछ अलग बोली जाती हुई। तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। इस संसार में सभी प्राणियों की अपनी अपनी भाषा है। प्राणी कौन है? जो सांस लेते हैं। पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा है। उसे वे ही आपस में समझते हैं। उनकी भाषा को हम नहीं समझ सकते। जैसे कुत्ता भौं भौं करता है और कौवा काव काव करता है। क्या हम इस भाषा को समझ सकते हैं? नहीं ना। इनकी भाषा यही समझ सकते हैं। वह हमारी भाषा नहीं समझ सकते, हम उनकी भाषा नहीं समझ सकते। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने सीखा अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा ही होता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अब हम पाठ 2 स्वर वर्ण को जानते हैं। पहले आप इस चित्र को देखिए और समझिए। यहाँ पर छिलके से बच्चे का पैर फिसल गया और ये बोल रहा है आ, और इसे गुलाब के फूल का कांटा चुभ जाता है और ये लड़की बोल रही है ओ। तो ये आ ओ क्या है जानते हैं? ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। क्या कहा? ध्वनियों को लिखकर दिखाने के लिए हर भाषा में कुछ चिन्ह बनाए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं ध्वनियों के लिए बनाए गए लिखित चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। शब्दों में स्वर दो तरह से बोले जाते हैं। शब्दों में स्वर दो तरह से बोले जाते हैं। नंबर 1 स्वतंत्र रूप से और दूसरा व्यंजनों के साथ मिलाकर। पहला है स्वतंत्र रूप से और दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलाकर। तो जानते हैं। सबसे पहले हम स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण जानते हैं। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ओ, औ। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनमें कोई स्वरों के वर्ण होते हैं।
इस स्वर के वर्ण होते हैं। स्वर के वर्ण क्या होते हैं? व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण अर्थात मात्रा चिन्ह। ये जो है ना स्वरों के वर्ण अर्थात इसे मात्रा चिन्ह भी कहते हैं। जैसे व्यंजन के साथ हम जब इन स्वरों के वर्ण को जोड़ते हैं तो इनकी आवाज किस प्रकार बोली जाती देखते हैं। अमात्रिक का कोई चिन्ह नहीं होता। आ का आ ये मात्रा चिन्ह होता है। ई जिसे वर्ण के आगे से लगाया जाता है। ई जो व्यंजन के पीछे से लगाया जाता है। उ जो व्यंजन के नीचे से लगाया जाता है। ऊ जो व्यंजन के नीचे बाहर की साइड लगाई जाती है। और री जिसे सी आकार में नीचे लगाया जाता है। ए जो व्यंजन के ऊपर एक मात्रा होती है। ए जो व्यंजन के ऊपर दो मात्रा दी जाती है। ओ जो व्यंजन के साथ आ की मात्रा के ऊपर एक और मात्रा दी जाती है। औ जो व्यंजन के बाद आ की मात्रा के ऊपर दो मात्रा दी जाती है। तो ये क्या है? मात्रा चिन्ह है। इन्हें स्वरों के वर्ण भी कहा जाता है। अब आप जानेंगे नए स्वर। नए स्वर दो तरह के हैं। नंबर 1 आगत स्वर। आगत स्वर क्या है? हिंदी में कॉफी, डॉक्टर, शॉप आदि अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द आ गए हैं, जिन्हें अंग्रेजी से जो हिंदी में आ गए हैं। इनमें स्वर आ रहा है वह ना तो ऊ के समान है और ना ही औ के समान है। देखो कॉफी, जबकि कॉफी जो होता है काफी होता है। डॉक्टर, शॉप, तो आप इसमें ना तो ऊ की आवाज आती है ना औ की आती है। तो बच्चों विदेशी भाषाओं से आने के कारण इसे आगत स्वर कहा जाता है। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें जब हिंदी में लिखेंगे तो उसे क्या हो, कौन से स्वर कहलाएंगे? आगत स्वर कहलाएंगे। हिंदी में एक ही आगत स्वर है तथा इसके लिए आ के ऊपर चांद बना होता है, चंद्र बिंदु नहीं होता। वर्ण तथा उसका मात्रा चिन्ह आ की मात्रा के ऊपर चांद बनाया गया है। जैसे बॉल, बॉल को लिखते समय ये विदेशी भाषा का है शब्द, तो इसके ऊपर आगत चिन्ह लगाया। डॉक्टर ये भी विदेशी भाषा का शब्द है, इसके ऊपर आगत चिन्ह लगाया। मॉल, काफी आदि, तो यह विदेशी भाषाओं के शब्द है जिनके लिए हमने किसका प्रयोग किया? आगत स्वर का। अब दूसरा जानते हैं। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होते हैं? जो मुख और नाक दोनों से वायु बाहर निकालकर बोले जाने वाले स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। क्या बोला मैंने? मुख और नाक दोनों से वायु बाहर निकालकर बोले जाने वाले स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इनको लिखकर दिखाने के लिए दो वर्ण बनाए गए हैं। एक है बिंदु और एक है चंद्र बिंदु। जो व्यंजन के ऊपर बिंदु लगता है और जो व्यंजन के ऊपर चांद के अंदर बिंदी लगता है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। तो ये दो वर्ण हैं जो अनुनासिक के। बिंदु तथा चंद्र बिंदु को जानते हैं। बिंदु वाले शब्द देखते हैं। घोंसला, चोंच, नींद, इनमें बिंदु का प्रयोग हुआ है। और चंद्र बिंदु जैसे चांद, गांव, आंख, पूंछ आदि। तो आपने जाना बिंदु बिंदी की तरह होता है और चंद्र बिंदु चांद की तरह होता है। तो इस पाठ में हमने सीखा स्वरों के लिए दो तरह के वर्ण विकसित किए गए हैं। पहला है स्वतंत्र रूप से
बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण तथा दूसरा है व्यंजनों के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के वर्ण या मात्रा चिन्ह। और क्या सीखा? विदेशी भाषाओं से आने वाले स्वर को आगत स्वर कहते हैं। हिंदी में आगत स्वर आ का चिन्ह का मात्रा चिन्ह है, जैसे आ के ऊपर चांद सिर्फ। तीसरी बात क्या सीखी? अनुनासिक वे स्वर है जिनको बोलते समय हवा मुंह और नाक, मुंह को मुख भी बोलते हैं, और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इनको लिखने के लिए बिंदु और चंद्र बिंदु चिन्ह बनाए गए हैं। तो बच्चों, आपने अब अच्छी रीति जान लिया होगा पाठ 1 और पाठ 2 को। तो आज आपका गृह कार्य क्या रहेगा? आपका गृह कार्य रहेगा प्रदत्त कार्य करो। प्रदत्त कार्य का अर्थ है असाइनमेंट। आपको पहला प्रश्न दिया है, रिक्त स्थानों को स्वर लिखकर पूरे कीजिए। ये होते हैं आपके रिक्त स्थान। इनमें आपको स्वर बीच बीच में हटे हुए हैं, आपको देखना है इस स्वर के बाद कौन सा स्वर आता है और उसको आपने लिखना है दिए गए खाली स्थान में। प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है, सही अनुनासिक शब्द के सामने सही निशान लगाइए। इनमें आपको क में देखना 2 शब्द दिए गए हैं, किसमें अनुनासिक शब्द का सही प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार आप इन सभी को देखेंगे और जो सा अनुनासिक शब्द में सही लगा है उसके सामने सही लगाएंगे और जो गलत है उस बॉक्स को खाली छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं। आपको इसमें 4 शब्द लिखने हैं जो ए वर्ण से शुरू होते हैं या ए की मात्रा जिसमें आती है। ठीक है, आपको ऐसे 4 शब्द सोचने हैं। फिर आपको चौथा दिया गया है, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्य के सामने गलत निशान लगाना है। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको सोचना है कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। जो वाक्य सही है उसके सामने सही का निशान, जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। धन्यवाद।